हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मैटर की तीनों स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो जिसके पास और वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possess mass and volume is called matter. ओके जैसे आपके हाथ में अभी अपना अपना फोन होगा, वो एक मैटर है। आप खुद भी एक मैटर है। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं आपकी डेली लाइफ में, सब कुछ मैटर है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मास है, वॉल्यूम है और कुछ ना कुछ स्पेस भी वो एक्वायर करती है। ओके अभी तक आपने मैटर की तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में तो आपको पता है और आप जानते भी हैं। लेकिन मैटर की एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसका नाम है प्लाज्मा, जो रिसेंटली ही डिस्कवर हुई है। एग्जिस्ट तो वो पहले भी करती थी, बट अभी उसके बारे में डीप स्टडी हुई है। तो अब हम मैटर की चार स्टेट्स बोलते हैं। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप देख सकते हैं साथ साथ। ए प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ चार्ज्ड एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। जनरली क्या होता है, कोई भी मैटर है, अभी तक हमने जो स्टडीज की उनके अकॉर्डिंग एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें चार्ज्ड और न्यूट्रल पार्टिकल्स दोनों का मिक्सचर होता है। अभी ये प्लाज्मा पाया कहाँ पे जाता है? तो अगर हम यूनिवर्स में देखें तो स्टार्स और गैलेक्सीज जो होती हैं हमारी, वहां पे जो हमारा मटेरियल होता है वो हमारा प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। और अगर हम अर्थ पे देखें तो प्लाज्मा कहाँ पे है? आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो जरूर पढ़े होंगे, और डिस्चार्ज ट्यूब्स के बारे में भी अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा। तो इनके अंदर जो हम लिक्विड टाइप मटेरियल यूज करते हैं वो लिक्विड नहीं होता, प्लाज्मा होता है। बहुत ज्यादा विस्कस एक लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन अर्थ पे जितना भी मैटर है उसकी परसेंटेज, मतलब अगर हम कंपेयर करें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं वो हमें बल्क में मिलेंगे, लेकिन प्लाज्मा जो है उसकी अमाउंट बहुत कम होती है। तो हम प्लाज्मा को एज सच अर्थ पे बहुत कम देखते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में समझ में आया आपको? तो अभी हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। जितने भी हमारे टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि इनको हम किस बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? अब आपको पता है कि कोई भी मैटर है किससे मिलके बना है? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स है उनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब गैस में क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी स्मॉल होता है, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम होता है, तो ये एटम्स फ्री होते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इनकी डेंसिटी, डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? डिफाइन तो हम करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन आपने देखा होगा गैस सिलेंडर है हमारा, तो उसमें क्या है, आप सेम अमाउंट का कोई भी मटेरियल ले ले, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, तो गैस को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए अपना अपनी जगह बनाने के लिए। तो अगर हम वॉल्यूम से उसको कंपेयर करें, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी उसकी। डेंस का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स कितना पास पास में है। अब हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होगा और उनकी डेंसिटी भी स्मॉल होगी। तो स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से हमें क्या करना होगा, इनको एक कंटेनर के अंदर रखना होगा अंडर प्रेशर। अब आप किसी भी गैस को खुले में छोड़ दीजिए तो वो क्या होगा, पूरे के पूरे स्पेस में ही फैल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, सिलेंडर जैसे हमारा एक कंटेनर होता है उसके अंदर वो बंद होता है, गैस हम बंद करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर टू गैसेस ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रह पाए। स्टेशनरी का मतलब है कि जहां पे वो हैं वहीं पे रहे, लेकिन हमें पता है कि लिक्विड फ्लो कर सकता है, उसके एटम्स, आयंस डिस्प्लेस होते रहते हैं। तो इसमें हमें कोई कंटेनर की जरूरत तो होती है लेकिन प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ओके
इसी तरह अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी शेप जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, उनके एटम्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया? हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के बारे में। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस और लॉन्ग रेंज फोर्सेस क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस, अभी आप सोच लो कि हमारे पास एक एटम्स की अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट है। तो उसमें क्या होगा, अगर हम एक एटम को रेफरेंस पॉइंट माने तो लिक्विड में क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल का फोर्स, एटम या मॉलिक्यूल का फोर्स उसके आसपास के एटम्स तक ही लिमिटेड रहता है। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा दूर तक देखें तो जो रेफरेंस एटम है उसका इन्फ्लुएंस दूर के एटम्स पे ज्यादा नहीं होता। मतलब शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस तक ही वो मेंटेन्ड रहता है, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स। जबकि लॉन्ग रेंज में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड्स में एग्जिस्ट करता है उसमें हम अगर डिस्टेंस के एटम्स को भी देखें तो वो उसकी सराउंडिंग एक जैसी होती है, इसलिए हमें ये लगता है कि वो जो फोर्स है वो हर एक एटम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऐसे में हम उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, अभी लिक्विड के बारे में अगर हम बोलें तो शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से हमें पता चला कि इसका इन्फ्लुएंस स्मॉल डिस्टेंस तक होता है। लेकिन ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो स्फीयर क्या होता है हमारा, जहां पे स्फीयर के सरफेस पे क्या होता है, हमारी डिस्टेंस सेम रहती है। हम किसी भी पॉइंट पे देख ले स्फीयर के सरफेस पे तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। तो आप एक स्फीयर अज्यूम करो, उसके सेंटर को अपना एक एटम मानो और उस स्फीयर के अंदर जितने भी एटम्स आएंगे वो हमारे उस शॉर्ट रेंज फोर्स के अंदर आएंगे कि इतने एटम्स को हमारा सेंट्रल एटम यानी रेफरेंस एटम इन्फ्लुएंस करता है। तो उस स्फीयर को हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इस स्फीयर के जितने एटम्स हैं वो तो उस सेंट्रल एटम से इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन उसके बाहर के जितने भी एटम्स हैं वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये लिक्विड की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सरफेस टेंशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन क्या होता है? वो फोर्स जिससे लिक्विड का सरफेस जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप्स की फॉर्म बनती है, या हम स्फीयर भी बोले तो स्फेरिकल फॉर्म बनती है। तो ये जो सरफेस टेंशन है वो हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अभी एक टर्म और आती है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक के बारे में मैंने लिख भी रखा है कि इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो ये आगे आपके एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको बता देती हूँ ताकि आपको यहीं पे ही समझ में आ जाए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस कैसे होती है? आपने ऑप्टिक्स में ई रे और ओ रे के बारे में पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे। तो उसमें क्या होता है कि हम एक क्रिस्टल के ऊपर हमारी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। तो वो क्रिस्टल इस तरीके से होता है कि वो लाइट एंटर करने के बाद दो रेज में डिवाइड हो जाती है, ई रे और ओ रे में। अब वो दो रे में डिवाइड होती है तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। रे तो हमने एक ही इंसिडेंट करवाई थी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो हमारा जो सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रोपिक होता है। क्यों? हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने तीनों गैसेस के बारे, तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम जानते हैं, जैसे अगर हम कोई वाटर का एग्जांपल ले, जैसे आइस होती है हमारी, उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इसी तरह लिक्विड को हमने हमारे टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मतलब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हमने इसको चेंज किया? तो ये होता है हमारे चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से।
या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दें या हम प्रेशर को चेंज कर दें। हमने पढ़ा सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा के बारे में। अब लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स के बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा रैपिड नहीं होता। मतलब हमने ऐसा किया कि सॉलिड को हीट कर दिया, एकदम से लिक्विड में चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में भी हमारी काफी स्टेट्स आती हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स, एमोर्फस सॉलिड्स एंड ग्लास। तो अभी तो हम थोड़ा ब्रीफ रिव्यू लेते हैं इन तीनों के बारे में, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल के बारे में मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जैसे कि एटम्स की अरेंजमेंट होती है हमारी, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक सर्कल है और एक एम्प्टी सर्कल है। तो इस तरह अगर हम एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट कंसीडर करें, रेगुलर या पीरियोडिक अरेंजमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो वो एक क्रिस्टल की फॉर्म होती है। क्रिस्टल में क्या होता है, अगर हम एक एटम को कंसीडर करें तो उसकी सराउंडिंग हम चाहे कहीं से भी देख लें, हमें वो ऐसे ही नजर आएगा कि उसकी सराउंडिंग हर जगह पे सेम है। चाहे हम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के एटम को उठा ले या राइट मोस्ट कॉर्नर के एटम को उठा ले, हर तरीके से उसकी सराउंडिंग हमें सेम दिखाई देगी। तो क्रिस्टल की अरेंजमेंट एटम्स की कुछ इस तरीके से होती है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, क्रिस्टल में हमने देखा कि 3D सिमेट्री होती है। तीनों डायमेंशन में आप कहीं भी देख ले, अरेंजमेंट हमें रेगुलर दिखाई देगी, पीरियोडिक दिखाई देगी। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स में 2D सिमेट्री होती है, या तो 1D होगी या 2D होगी। 2D में क्या है, अगर हम 2 डायमेंशंस में देखें तो हमें सिमेट्रिक दिखाई देगा, लेकिन थर्ड डायमेंशन में हमें वो एसिमेट्रिक दिखाई देगा, मतलब अरेंजमेंट सिमेट्रिक नहीं होगी। अब जहां पे अरेंजमेंट सिमेट्रिक नहीं है वहां पे वो लिक्विड की तरफ फ्लो कर सकता है। तो इसमें हमें क्या दिखा कि क्रिस्टल की भी प्रॉपर्टी है और लिक्विड की तरफ फ्लो करने की भी प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड क्रिस्टल। In a liquid crystal, three-dimensional symmetry is not present. Molecules are symmetrically arranged in one dimension or in two dimension, but they can flow along the other direction. अभी अगर हम ये इसके एग्जांपल देखने हो तो एल्काइल साइनोबाइफिनाइल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ये जो है लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जांपल है और इनका टेक्नोलॉजिकली काफी यूज होता है, क्योंकि इनको अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक पल्स जो होती है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर लेते हैं। और जहां पे भी टेम्परेचर के साथ ये चेंज करें, वो हमारे टेक्नोलॉजिकली ज्यादा यूज में क्यों होते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। जैसे आपका थर्मोमीटर होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करें तो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो उसका लेवल एकदम से राइज कर जाता है। तो इस तरीके का हमारा जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनकी काफी यूज होती है हमारी लाइफ में। ओके, इसी तरह चेंज ऑफ कलर भी शो कर सकते हैं। ये चेंज ऑफ कलर आप एलसीडी एलईडीज वगैरह देखते हैं तो उसमें कलर्स हमारे चेंज होते हैं, तो उनमें इस तरीके के मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं। ओके, बाकी और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, वो चीज होगी माइक्रो कैलकुलेटर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। अभी हम पढ़ते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। अब हमने बोला कि ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेज होती है। सॉलिड और लिक्विड के बीच की कैसे, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी आएगी, इसमें शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। लिक्विड में हमने पढ़ा शॉर्ट रेंज होता है, सॉलिड में पढ़ा लॉन्ग रेंज होता है। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है। लेकिन सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड्स की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी लिक्विड और सॉलिड दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक स्टेट है। अब ये स्टेट हम कैसे एक्वायर करते हैं, तो हमारा लिक्विड टू सॉलिड ट्रांजिशन कैसे होता है, जब हम कूल करेंगे लिक्विड को, हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो लिक्विड हमारा जैसे वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट होता जाता है जब हम फ्रीजर में उसको डाल देते हैं। अगर ये कूलिंग स्लो मोशन में हो रही है, मतलब स्लोली स्लोली उसका टेम्परेचर स्लोअर डाउन हो रहा है, तो उसके केस में जो हमारे एटम्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपनी पोजीशन एक्वायर करने के लिए और वो उस स्टेज में फिक्स हो जाएंगे। अगर फिक्स हो जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, सॉलिड बन जाएगा। हमें पता है कि सॉलिड में एटम्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं।
लेकिन अगर हमने रैपिड कूलिंग कर दी, एकदम से टेम्परेचर उसका लोअर डाउन कर दिया, तो एटम्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता अपनी पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। तो उस केस में हमें क्या मिलते हैं? अमोर्फस सॉलिड्स मिलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? अमोर्फस सिलिकॉन। फोटोवोल्टिक एप्लीकेशंस में यूज होता है, आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे फोटोवोल्टिक रिएक्शन से रिलेटेड आपकी लैब्स में। अभी हमने पढ़ा लिक्विड क्रिस्टल्स और एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो एक और स्टेट होती है ग्लास। ग्लास तो आप हर जगह पे देखते ही हैं। एमोर्फस सॉलिड के लिए आपको शायद ना डेली रूटीन में देखने को मिले, लेकिन ग्लास और अमोर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं है। एमोर्फस सॉलिड्स ही होते हैं ग्लास। एक स्मॉल डिफरेंस क्या होता है कि ग्लास की डेंसिटी स्मॉलर होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं होती वरना वो लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एमोर्फस सॉलिड से डेंसिटी थोड़ी कम होती है और इसी तरह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक होते हैं एज कंपेयर टू एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ग्लास को हम फ्रोजन लिक्विड भी बोल सकते हैं। ये फ्रोजन लिक्विड। अभी फ्रोजन लिक्विड क्यों बोला? क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को रैंडमली टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ग्लास में क्या है कि ये जो रैंडमनेस होती है वो बहुत कम होती है। आप एक लिक्विड ले लो, उसको एक कंटेनर में आपने रखा, थोड़े टाइम बाद, अब हम डेली लाइफ में तो इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डीपली इसको ऑब्जर्व करें तो क्या होता है, एक टाइम पे जो रैंडमनेस है पार्टिकल्स की, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि एक टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो एटम्स फ्लो करते रहते हैं, तो उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसकी रैंडमनेस चेंज होती रहती है। लेकिन ग्लास के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रोजन लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि टाइम वेरी करने के साथ इनके एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। ओके, ये कुछ स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और फिर सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट्स क्या क्या? लिक्विड क्रिस्टल, अमोर्फस सॉलिड्स और ग्लास। ठीक है, ये था इसका कुछ बेसिक रिव्यू। समझ आया आपको? अब सॉलिड्स को भी हम दो तरीके से कैरेक्टराइज करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? इसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, मैंने अभी तक आपको बेसिक आइडिया भी दिया था क्रिस्टल क्या होता है। तो इनके अंदर जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डेफिनेट रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड में है वो सब कुछ थ्री डायमेंशनल ही है। तो थ्री डायमेंशनल सिमेट्री होती है इसके अंदर। और ये कैसे बनता है? तो आप ये वाला अगर डायग्राम देखें तो इसमें आप इस हेक्सागन को देखें एक बार। इस हेक्सागन में हमें दिख रहे हैं एम्प्टी सर्कल्स और डार्क सर्कल्स। इस हेक्सागन को अगर हम थ्री डायमेंशन में रिपीट करते जाएं, ये तो क्या है, हमें 2D में शो कर रखा है, 2D में आप इसको अरेंज करते जाएं, इसी तरह थ्री डायमेंशन में इसको अरेंज करते जाएं तो हमें एक क्रिस्टल की फॉर्म मिलेगी, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। और ये जो रेगुलर पैटर्न हमने ड्रॉ किया है, जिसको बार बार ड्रॉ करने से हमें क्रिस्टल मिला है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप कोई और शेप भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हेक्सागन ही हो, आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो अगर क्रिस्टल, जिसको हम 3D में अगर हम एक्सटेंड करें और हमारी एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो फुल्ली एक्वायर हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे यूनिट सेल। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूनिट सेल का होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट सेल होगा जिसको रिपीट करने से हमारा क्रिस्टल बनता है, तो ही वो क्रिस्टल कहलाएगा। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सॉलिड्स को अगर आप डेली रूटीन में भी देखते हैं तो कंप्रेस हम नहीं कर सकते। कंप्रेस करने का मतलब क्या है? अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर दें और उसके एटम्स या आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से, जैसे आप एक रबड़ देखें, रबड़ को आप प्रेस करेंगे तो वो जो है थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, तो उसमें क्या है, उसने अपने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या है, सॉरी, चेंज कर ली, तो वो क्या है, कंप्रेसिबल है।
लेकिन हमारे जो डेली रूटीन के सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिजिडिटी। रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा ये, कि किसी भी फोर्स के अप्लाई करने से या फिर खुद मटेरियल के मोशन से अगर एटम्स हमारे अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करते, मतलब जहां हैं वहीं पे रहेंगे, तो हम उसको रिजिड बोलेंगे। रिजिड का हिंदी में मतलब बोले तो कठोर। इनकम्प्रेसिबल और रिजिडिटी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सॉलिड्स की होती हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो क्वार्ट्ज है, डायमंड है, रॉक साल्ट है, रूबी है, ये सब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये वर्ड आपके लिए न्यू है। तो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ ही एक क्रिस्टल होता है। इसी तरह डायमंड जो है वो कार्बन से मिलके बना होता है। रॉक साल्ट जो हम नमक यूज करते हैं वो है। रूबी भी हमारे पास एक डायमंड की तरह ही होता है। तो ये सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। कॉमन सोल्ट के बारे में इसने बता भी रखा है कि अगर हम उसे देखें लेंस के थ्रू तो हमें रेगुलर क्यूब्स दिखाई देंगे। तो ये जो क्यूब्स हैं ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं, क्योंकि इनके एक चीज मैं बताना भूल गई कि इनके फेसेस जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेक्सागन देखा, तो ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन में 2 से ज्यादा डायमेंशन का कुछ भी हो सकता है। पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली अगर हम बोले तो इनके फेसेस जो होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, और किस तरीके के शेप इनकी बनेगी वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हम उस सॉलिड को बना रहे हैं। ठीक है, ये था कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज जो है इसकी डेफिनेशन से ही निकल के आएंगी, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। उसके बाद आता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो मैंने सॉलिड्स की डेफिनेशन बताते हुए आपको मेंशन भी किया था। तो इनका जो फोर्स है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। मतलब कहीं पे भी हम देख ले ये किसी ना किसी एटम को इफेक्ट करते हुए जरूर मिलेंगे, क्योंकि सारी की सारी सराउंडिंग तो इसकी सेम है और लॉन्ग रेंज तक इनका फोर्स रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस। अब ये एक हेक्सागन देख रहे हैं आप, ये एक फ्लैट सरफेस ही तो है हमारा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी पार्ट अगर हम उठा के देख लें, जैसे रॉक साल्ट को ही हम उठा लें, है तो वो क्यूब की फॉर्म में, लेकिन अगर हम उसका फेस देखें, एक फेस देखें, तो वो एक फ्लैट सरफेस ही तो है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस। इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है। अब आप एक हेक्सागन उठा लो, अब इस एक हेक्सागन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डार्क सर्कल है और 6 ही हमारे पास एम्प्टी सर्कल्स हैं। तो आप किसी भी हेक्सागन को उठा लो, मान लो हमने इसको Na सोडियम नाम दे दिया, इसको Cl नाम दे दिया, क्लोरीन नाम दे दिया, तो हर जगह आपको सोडियम और क्लोरीन ही मिलेंगे और हर जगह पे उसकी कंपोजिशन क्या है, सेम रहेगी। उसके बाद अनआइसोट्रोपी मैंने आपको समझाया कि उन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी डायरेक्शंस में सेम नहीं रहती, ये चेंज होती रहती हैं डायरेक्शन के साथ में। ये इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने आपको समझाया। इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन होता है। आप किसी चीज को हीट प्रोवाइड करें तो कहीं पे उसको हीट ज्यादा मिली, कहीं पे कि सॉलिड को हीट कम मिली, तो मेल्टिंग जो है वो अलग अलग हो रही है। तो उसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज। इनकी वैल्यूज डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है। ये जस्ट एनआइसोट्रोपी की एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो कैसे होता है, हमें पता है कि सारे के सारे जो हैं आइडेंटिकल हैं एटम्स, और उनकी जो बॉन्डिंग है वो सिमिलर है सबके लिए। तो जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सारे के सारे बॉन्ड एकदम से ब्रेक हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमें उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स को खत्म करना होता है, कि हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि उनके बॉन्ड्स सारे ब्रेक हो जाएं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद
अमोर्फस में हम पढ़ेंगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, वो भी उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा। अब इसके बाद आता है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब लिक्विड टू सॉलिड अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सॉलिड हमारा क्रिस्टल है कि नॉन क्रिस्टल है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो उस सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड को चेंज होने में, मतलब कब वो क्रिस्टल बनेगा, उसके लिए एक टेम्परेचर होता है। हर मटेरियल के लिए वो टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो हम उसको डिफाइन करते हैं टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हर एक चीज इस वर्ल्ड में मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करना चाहती है। आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। हर एटम या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड जो होता है, वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है, तो उसको स्टेबल होने के लिए मिनिमम एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी। तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या है, हमें स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी मिलती है, जिससे वो क्रिस्टल स्टेबल हो जाता है।